दोस्तों, अगर आपको ये जानना हो कि देश में चुनाव कितनी दूर हैं, आप बस द हिंदू का फ्रंट पेज देख लीजिए। आपको अपने आप एक बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा। पहला मुद्दा जो आज द हिंदू में देखने को मिला है वो ये है कि जो मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड थी, ये यहाँ पर सबसे बड़ी टॉप डोनेटर बनी है किसी भी पार्टी को, जिसके द्वारा 584 करोड़ रुपीस बीजेपी को यहाँ पे दिए गए। अब आप नोटिस करोगे कि पिछले दिनों के अंदर एसबीआई ने पूरा डेटा पहले नहीं दिया था, बाद में आपके सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद एसबीआई ने अब कंप्लीट डेटा दे दिया है, जिसके माध्यम से हमें यह पता लगा है कि एमईआईएल के द्वारा जो 584 करोड़ दिया गया बीजेपी को, वो हाईएस्ट डोनेशन था किसी भी कंपनी के द्वारा एक पार्टी को। साथ ही साथ अगर आप नोटिस करोगे ना, जो टॉप 19 डोनेटर्स हैं, यानी कि जिन्होंने सबसे ज्यादा पैसा डोनेट किया है, ऐसे अगर आप टॉप 19 डोनेटर की बात करो, उनमें से सब ने थोड़ा बहुत, किसने थोड़ा किसने ज्यादा पैसा, बट 19 की 19 कंपनी ने बीजेपी को डेफिनेटली दिया ही दिया है। तो टॉप 19 कंपनीज हैव ऑल डोनेटेड टू भारतीय जनता पार्टी। ये एक मेजर मुद्दा जो कल एसबीआई के बाद डेटा रिलीज किया गया, उसके बाद हमें यहां पता लगा है। साथ में अगर आप नोटिस करोगे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये कहना है कि उनके जितने भी फाइनेंशियल अकाउंट्स थे, उनको सरकार के द्वारा यहाँ पे फ्रीज कर दिया गया है। यानी कि अगर उनको किसी भी पर्पस के लिए पैसा निकालना है अपने अकाउंट से, वो नहीं निकाल सकते। तो इलेक्शंस आने के जब सर पे हैं, तब इस तरह की चीजें होना कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल पार्टी को काफी रोक सकता है उनका प्रॉपर जो भी उनका रैलीज निकालने के लिए, अपने पर्टिकुलर जो भी कैंपेन है उसके लिए। साथ में अगर आप नोटिस करोगे, जो दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनको कल देर रात इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा यहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया है इन द एक्साइज पॉलिसी केस। तो जैसा मैं आपको कह भी रहा था कि फ्रंट पेज आप देख लो, आपको पता लग जाएगा कि इलेक्शन आखिर कितनी दूर है। दोस्तों, डेट है आज की 22 मार्च 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है उषा मेहता जी के बारे में। देखिए, दरअसल में ना एक मूवी रिलीज हुई है, ए वतन मेरे वतन। ये मूवी के अंदर सारा अली खान जी हैं, वो एक्ट्रेस, उन्होंने यहाँ पे रोल निभाया है। तो वो दरअसल जो मूवी बनी है वो उषा मेहता जी के लाइफ के ऊपर बनी है। अगर आप लोगों ने अपनी हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी होगी तो आप जानते होंगे कि 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट होती है, उस समय एक अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन को यहाँ पे ऑपरेट किया जाता है। और उस पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन को ऑपरेट करने के पीछे जो मेन पर्सन रिस्पॉन्सिबल थी, वो आपकी उषा मेहता जी ही थी। तो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी से बहुत ज्यादा इंस्पायर थी एंड इस तरह से उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में यहाँ पे ज्वाइन किया। अगर आप नोटिस करो, उस समय जब वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था, तो ब्रिटिशर्स ने सारे आपके रेडियो लाइसेंस यहाँ पे सस्पेंड कर रखे थे। तो जो भी इक्विपमेंट होता था रेडियो के लिए, वो यहाँ पे उनको अथॉरिटीज को देना पड़ा। एंड अगर कोई नहीं देता था तो उनके ऊपर बहुत बड़ी पनिशमेंट लगाई जाती थी। अब ऐसे टाइम के ऊपर अगर लोगों को अपना संदेश पहुंचाना है, तो उस समय क्या था, कांग्रेस रेडियो, ठीक है ना, उसको यूज किया गया ताकि गांधी जी का आइडिया कहीं ना कहीं हम उस टाइम के ऊपर लोगों के अंदर स्प्रेड कर पाए। तो उषा मेहता जी के अलावा बाबूभाई खाकर, ठीक है ना, विठल भाई झवेरी एंड साथ ही साथ चंद्रकांत झवेरी, नरीमन प्रिंटर, ये सारे अलग अलग लोग इन्वॉल्व थे कांग्रेस रेडियो को ऑर्गेनाइज करने के अंदर। फिर बाद में कांग्रेस रेडियो केस भी चला, जिसके अंदर दो पर्सन को तो यहाँ पे एक्विट कर दिया गया, बाकियों को, जिसमें उषा मेहता जी भी थी, उनको यहाँ पे पनिशमेंट दी गई। उषा मेहता जी को 1946 के अंदर वो रिलीज होती हैं यरवड़ा जेल से, जो पुणे की है। एंड उनको फिर नाम दिया जाता है रेडियो बैन के नाम से, ठीक है, जैसे बहन बहन नहीं बोलते, मतलब गुजराती में रेडियो बैन, मतलब उस तरह से यहाँ पे इनको नाम दिया गया। 1998 के अंदर इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जो कि इंडिया का हाईएस्ट, सॉरी, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। सबसे हाईएस्ट तो आप जानते हो भारत रत्न ही है, उसके बाद सेकंड हाईएस्ट जो है पद्म विभूषण, उससे इनको यहाँ पे कॉन्फर किया गया। 2000 के अंदर इनकी यहाँ पे डेथ हो जाती है। अब क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में आप जानते होंगे, ठीक है, अगस्त 8 1942 को इसको लॉन्च किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। करो या मरो, डू और डाई का जो नारा था, बॉम्बे के ग्वालियर टैंक के अंदर यहाँ पे दिया गया। अब यहाँ पर अलग अलग तरह की स्ट्रगल करी गई, जैसे फॉर एग्जांपल सिविल डिसोबीडियंस हो गया, बड़ी बड़ी आपकी रैलीज यहाँ पे निकाली गई। एंड साथ ही साथ ना कुछ पर्टिकुलर एरियाज, स्पेशली बिहार के रीजन्स के अंदर पैरेलल गवर्नमेंट्स को भी यहाँ पे सेटअप किया गया था। तो इस तरह से आप नोटिस करोगे, वर्ल्ड वार टू के टाइम जो ब्रिटिशर्स काफी ऑलरेडी परेशान थे, तो इस टाइम के ऊपर ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया, उससे कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग सामने आए। एंड ब्रिटिशर्स को एक आइडिया लग गया था कि अब बहुत लंबे टाइम तक वो रूल नहीं कर पाएंगे। तो ये था उषा मेहता जी के बारे में। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, बट उससे पहले यूपीएससी ने ना 2011 में एक क्वेश्चन पूछा था। काफी इजी क्वेश्चन है, देखो अब तो आप लोग इस क्वेश्चन को डेफिनेटली अटेम्प्ट कर ही पाओगे, ठीक है, बट फिर भी आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स में इसका आंसर डेफिनेटली आप बताइएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जीईएम सहाय 2.0। अब ये क्या चीज है, देखो आप लोगों ने ना जेम के बारे में सुना होगा। व्हाट इज जेम? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। अब जेम के अंतर्गत होता क्या है देखो,
गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से ना मदद मिलती है। किस तरह की मदद? जैसे मान लीजिए आप सरकार को जानते हो, अब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट आ गया, स्टेट गवर्नमेंट आ गया, आपके पीएसयूज आ गया, इनको भी ना कुछ सामान खरीदना होता है, ठीक है ना? अपनी मिनिस्ट्री हो गया, अपने डिपार्टमेंट को रन करने के लिए कुछ ना कुछ इनको सामान खरीदना है। अब सामने कुछ पर्टिकुलर एंटिटीज होंगी जो बोलेंगे कि अच्छा आपको स्टेशनरी खरीदनी है तो हम प्रोवाइड करेंगे, या बोलेगा हम प्रोवाइड करेंगे, ये बोलेगा हम 100 रुपए में देंगे, ये बोलेगा नहीं हम 200 में देंगे, ये लोग बोलेगा नहीं हम 80 रुपए में देंगे। तो जैसे आपका अमेजोन नहीं होता, इसका रिवर्स अमेजोन है एक तरह से, जेम पोर्टल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। इससे कहीं ना क्या आती है, एक ट्रांसपेरेंसी आती है। बिल्कुल ठीक बात है सर, ये तो हम जानते थे, आपने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि 2016 के अंदर जेम पोर्टल को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा रन किया गया एज अ गवर्नमेंट टू बिजनेस प्लेटफॉर्म। बिल्कुल ठीक बात है, इससे सेंटर स्टेट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को जो भी आपकी सर्विसेज एंड गुड्स रिक्वायर होती हैं वो यहाँ से मिल सकती हैं। ठीक है, अब इसी तरह से ना एक सरकार ने जेम सहाय ऐप लेके आई 2021 के अंदर। वो किस पर्पज से? वो ये पर्पज से कि देखो ये जो आपकी इधर इस साइड पे एंटिटीज आपको दिख रही हैं, बिल्कुल, अब इनको ना इनके ऑर्डर्स फुलफिल करने हैं आपकी सेंटर स्टेट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के। तो कई बार हो सकता है भैया इनको लोन भी लेना पड़े, बिल्कुल ठीक बात है। तो उस वजह से ना यहाँ पर जेम पोर्टल को लॉन्च किया गया था, ताकि जो भी इस तरह के क्रेडिट अवेलेबिलिटी चैलेंजेस इनको फेस कर रहे हैं वो यहाँ पर क्रेडिट उनको आसानी से मिल पाए। अब उसी का ही सेकंड वर्जन जेम सहाय 2.0 यहाँ पे लॉन्च किया गया है सरकार के द्वारा। उसके अंतर्गत पता क्या है? उसके अंतर्गत ये है कि ये जो आपकी एंटिटीज थी जो आपके सरकार के ऑर्डर्स पूरे करेंगी, इनको कोलैटरल फ्री लोन्स मिले। कितने तक के? 10 लाख तक के, अप टू 10% विद इन 10 मिनट्स। तो 3 10 10 10 है। क्या है 10? 10 लाख तक का लोन, अप टू 10% ब्याज के ऊपर, एंड विद इन 10 मिनट्स। तो बहुत सारे अलग अलग बैंक्स को यहाँ पे जोड़ने की यहाँ पे सरकार के द्वारा कोशिश है, ताकि इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करेंगे एंड अकॉर्डिंगली इनको भी फायदा, बैंक्स को भी फायदा और सरकार को भी फायदा, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे जो करप्शन हो गया या फिर जो करप्शन खत्म हो पाएगी एंड ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव हो पाएगी। आई होप जेम्स हाई 2.0 आप समझ गए होंगे। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ग्लोबल पीस समिट ऑन यूक्रेन। अब ये क्या मुद्दा है? देखो रशिया यूक्रेन का क्राइसिस तो पता नहीं, आई थिंक 3 साल होने को आए हैं, ठीक है ना? तो बहुत लंबा ये खिंच गया है, आप सभी जानते होंगे। अब ऐसे टाइम के ऊपर स्विट्जरलैंड के द्वारा ना ग्लोबल पीस समिट को यहाँ पे ऑर्गेनाइज करा जा रहा है। क्या इसका एजेंडा क्या होगा? देखो एजेंडा ये है कि किस तरह से जो रशिया का ऑनगोइंग इन्वेजन है यूक्रेन का, इसको कहीं ना कहीं हम रोक पाए, और जो हम चाहते हैं कि दुनिया भर में पीस हो एंड कॉन्फ्लिक्ट कम से कम हो, उसको यहाँ पे हम खत्म कर पाए। गेटिंग द पॉइंट? तो हुआ क्या, अब स्विट्जरलैंड ये ऑर्गेनाइज कर रहा है, इसको होस्ट कर रहा है। इस वजह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने ना एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करी रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जी के साथ भी, एंड साथ साथ यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की जी के साथ भी। तो इसके अंदर देखो डिस्कशन हमारा यही हुआ, हमने ना एक्चुअली हमारे प्रधानमंत्री जी ने पुतिन जी को बधाई दी पहले, तो सबसे पहले कि इनको एक नई टर्म मिल गई है, फिर से वापस प्रेसिडेंट बन गए हैं। एंड साथ साथ इन्होंने बोला कि किस तरह से हम चाहते हैं कि डायलॉग एंड डिप्लोमेसी के माध्यम से ये लड़ाई रुके। सेम चीज हमने यहाँ पे यूक्रेन के प्रेसिडेंट के साथ भी यहाँ पे डिस्कस करी। तो ये जो स्विट्जरलैंड के द्वारा ग्लोबल पीस समिट को यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, यहाँ पर ग्लोबल साउथ की भी अलग अलग कंट्रीज को इन्वाइट किया गया है, ताकि सबके पर्सपेक्टिव को यहाँ पे हम सुन पाए एंड अकॉर्डिंगली हम इंश्योर कर पाए कि इस लड़ाई को हम कैसे रोक पाए। ये जो आपका स्विट्जरलैंड के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ना, ये यूक्रेन 10 पॉइंट पीस प्लान के बेसिस के ऊपर ही निर्भर है। क्या है उसके अंदर? उसके अंदर ना 10 चीजें डिस्कस करी गई हैं, जैसे कि यूक्रेन के अंदर फूड सिक्योरिटी कैसे इंश्योर करें, रेडिएशन एंड न्यूक्लियर सेफ्टी को कैसे इंश्योर करना है, बाकी जस्टिस हो गया, वॉर के अंदर जो कुछ इश्यूज आए हैं उनको हम कैसे देख पाए हैं, रशियन ट्रूप्स का विड्रॉल हो, हॉस्टिलिटीज का एंड हो। तो इस तरह से ये 10 पॉइंटर्स यहाँ पे इनके द्वारा डिस्कस किए गए हैं, जिसके बेसिस के ऊपर आई मीन डायलॉग एंड डिप्लोमेसी इज वन ऑफ द की फैक्टर, जहां पे इंडिया भी डेफिनेटली इनके साथ स्टैंड करता है, जिसके माध्यम से हम चाहते हैं यूक्रेन के अंदर वापस से पीस प्रॉस्पेरिटी आ पाए, एंड इस जो क्राइसिस की वजह से काफी नुकसान दुनिया को फेस करना पड़ रहा है, हम उससे कहीं ना कहीं बच पाए। अगला टॉपिक हमारा है एआई टोकन्स के रिगार्डिंग। अब देखो, जब मैं बात करता हूं एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो आप जानते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आज के समय अलग अलग इंडस्ट्रीज को यहां पर बहुत एक मैसिव इन्फ्लुएंस किया है। बिल्कुल ठीक बात है। और इसके साथ ही साथ ना आपकी जो क्रिप्टो स्पेस है, राइट, वो भी इसके साथ ही लिंक्ड है। बिल्कुल ठीक बात है। अब ये जो ब्लॉकचेन और एआई का कन्वर्जेंस हो रहा है ना, इसकी वजह से हमारे पास एक नई चीज आई है जिसको हम बोलते हैं एआई टोकन्स। अब है क्या ये एआई टोकन्स? देखो आपके जो अलग अलग एआई बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं, एआई बेस्ड एप्लीकेशन या एआई बेस्ड सर्विसेज हैं, ये एआई के साथ ये जो सारी चीजें हैं ना, इनको हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, वहां पर एआई टोकन हेल्प करते हैं। क्यों? क्योंकि एआई टोकन होते क्या है, ये एक तरह की क्रिप्टो करेंसी होते हैं। जैसे आपका बिटकॉइन हो गया,
ये सारी तो क्रिप्टो करेंसी होगी, पर एआई बेस्ड जो आपके टोकन होते हैं ना, वो कुछ अलग होते हैं, जैसे स्कॉटी द एआई, ई टुक टुक, नोसाना, ये सारी क्या है, ये क्रिप्टो करेंसीज ही हैं। ये इसलिए क्रिप्टो करेंसीज बनाई गई हैं ताकि एआई को हम आगे लेके जा पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कुछ एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके ऊपर आपको कुछ एआई बेस्ड सर्विसेज को एक्सेस करना है, तो वो सर्विसेज ना आप इन क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से एक्सेस कर पाओगे। कुछ आपको डेटा चाहिए, कुछ प्लेटफॉर्म की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना है, तो वहां पर ये जो आपके एआई टोकन है जो कि क्रिप्टो करेंसी बेस्ड है, उनके माध्यम से आप अलग अलग सर्विसेज को इंश्योर कर पाओगे। एट द सेम टाइम, अगर मान लो कोई पर्सन है या फिर कोई एंटिटी है जिसने एआई के अंदर कुछ बहुत अच्छा काम किया है, तो उसको कुछ रिवॉर्ड भी तो मिलना चाहिए। बिल्कुल, तो उसको रिवॉर्ड क्या मिलेगा? उसको रिवॉर्ड मिलेगा भैया ये एआई टोकन्स। तो इस तरह से पेमेंट फॉर ट्रांजैक्शंस के लिए या फिर एक तरह की गवर्नेंस राइट्स देने के लिए ये एआई टोकन्स का यूज होता है। भाई क्रिप्टो करेंसी तो आप जानते ही हो, बिटकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन, इन सब का एग्जांपल तो आप जानते ही हो। पर एआई टोकन जो आ जाते हैं ना, वो होते हैं क्रिप्टो करेंसी ही है, बट दे आर स्पेसिफिकली डिजाइंड इन ऑर्डर टू सपोर्ट एआई बेस्ड प्रोजेक्ट्स, एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज विद इन द ब्लॉकचेन इकोसिस्टम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा विद रिगार्ड्स टू सीडीएसईओ मैंडेट्स ऑनलाइन सेफ्टी रिपोर्टिंग फॉर मेडिकल डिवाइसेस। पहले मैं आपको ना सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी, सीडीएसईओ, इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर, एंड इसका काम रहता है कि जो हमारे ड्रग्स की सप्लाई होती हैं वो क्वालिटी उनके रिगार्डिंग ये इंश्योर कर पाए। ठीक है ना? तो डेफिनेटली क्वालिटी ड्रग्स को इंश्योर करना, कि नई ड्रग्स को अप्रूवल देना, क्लिनिकल ट्रायल्स को रेगुलेट करना, वो सारे काम कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत हमें देखने को मिल जाते हैं। अब जब भी हम बात करते हैं ना मेडिसिन की, तो मेडिसिन के अंदर एक ना पीएसयूआर बनती है। व्हाट इज पीएसयूआर? पीरियोडिक सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट। ये क्या होती है? यहां पर ना जैसे मान लो एक आपकी ड्रग है, उसके क्या रिस्क है, क्या बेनिफिट्स है, क्योंकि आप नोटिस करो एक ड्रग को जब बंदा लेता है तो डेफिनेटली उसकी बॉडी के कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं, पर कई बार कुछ लॉन्ग टर्म रिस्क भी हो सकते हैं। तो उसकी ऑथराइजेशन होने के बाद एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनता है जिसको बोलते हैं पीएसयूआर। तो कॉम्प्रिहेंसिव डेटा उसके अंदर आपको मिल जाएगा, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, क्या आपके साइड इफेक्ट्स क्या आते हैं, और साथ साथ जैसे जैसे नया डेटा आता रहता है उस हिसाब से ना उसका जो पीएसयूआर रिपोर्ट है वो अकॉर्डिंगली अपडेट होती रहती है। इसके हिसाब से ये चीज होती है। अब यहाँ पर सीडीएसयू ने क्या बताया है? सीडीएसयू ने बोला है कि जो आपका ऑनलाइन सबमिशन है ना पीएसयूआर का, वो अब हो पाएगा। इसके माध्यम से जो आपका पोस्ट मार्केट सर्वेलेंस डेटा वैल्यूएशन है वो अच्छे से हो पाएगा, क्योंकि आप नोटिस करो अगर हर चीज आपकी ऑनलाइन हो रही है, डेटा भी आपका ऑनलाइन हो रहा है, तो बहुत जल्दी से आपको पता लग जाएगा कि उस पर्टिकुलर चीज का कहीं ना कहीं कितना साइड इफेक्ट है, कितना फायदा है, ये सारी चीजें। तो सीडीएसयू ने इस तरह से मैन्युफैक्चरर्स ऑफ मेडिकल डिवाइसेस एंड आपकी जो इन वाइट्रो डिवाइसेस होती हैं, जिनके माध्यम से आपका पर्सन की हेल्थ का स्टेटस मिलता है, ये सारी चीजें अब ऑनलाइन हो जाएंगी। गेटिंग इट? और आपका जो डीजीसीआई है जो कहीं ना कहीं हेड करता है सीडीएससीओ को, वहां पर उनके द्वारा ये डायरेक्टिव इशू किया गया है। तो ये कोशिश यही है कि ट्रांसपेरेंसी और सेफ्टी को यहाँ पे इंक्रीज कर पाएं, एंड साथ ही साथ यहाँ पर नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम एनएसडब्ल्यूएस को भी लॉन्च किया गया है, ताकि आपके जितने भी ऑपरेशंस हैं मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री के, तो उनके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन की तरह यहाँ पे ये सिंगल विंडो सिस्टम यहाँ पे एक्ट करेगा। तो जितने भी आपके परमिट्स हैं, क्लियरेंसेज हैं, वो सारे आपको बड़े आराम से मिल जाएंगे। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर भी ये प्रमोट कर रहा है। तो आई होप ये सीडीएसयू क्या होता है एंड ये पीएसयूआर और बाकी चीजें क्या हैं, ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। एक छोटा सा टॉपिक और है, दैट इज गाइडलाइंस ऑन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन एक्वा कल्चर यूनिट्स। अब देखो जब हम बात करते हैं ना एक्वा कल्चर की, तो आप जानते हो एक्वा कल्चर के अंदर आपका फिश हो गया, आपका शेल फिश हो गया, आपके एक्वाटिक प्लांट्स हो गया, इन सभी चीजों की या तो आप इनको हार्वेस्ट करते हो, इनकी ब्रीडिंग करते हो, इनको रेस करते हो, ये सारी चीजें आ जाती हैं। पर कहीं ना कहीं इसके साथ ही साथ लिंक क्या आता है? इसके साथ ही लिंक आता है हमारे सॉलिड वेस्ट का। अब अगर इसका लिंकेज है तो कहीं ना कहीं सॉलिड वेस्ट को टैकल करने की जरूरत भी है, बिल्कुल ठीक बात है। इसी वजह से ना हमारी ये जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज जो आती है, उसके द्वारा यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं। गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस दी है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज के द्वारा, कि इसको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं ताकि कहीं ना कहीं एक्वा कल्चर के अंदर हमारी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस आ पाए। तो यहाँ पर कुछ प्रोविजंस की बात करी गई है कि हम ना जो वेस्ट की स्ट्रीम्स है उनको आइडेंटिफाई करें, अलग अलग तरह से कैटेगराइज करें कि अच्छा हाँ भाई सॉलिड वेस्ट किस तरह से है, बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, हजार्डस है, एंड उस हिसाब से प्रॉपर रीयूज और रिसाइकलिंग के रिगार्डिंग हमारे पास एक्शन होने चाहिए। साथ ही साथ प्लास्टिक की बर्निंग के ऊपर बैन लगा दिया गया है इन गाइडलाइंस के अंतर्गत, एंड अगर किसी भी तरह की किसी भी प्लास्टिक का कोई भी ग्रेड की होती है तो किसी भी टाइम के ऊपर उसको आप यहाँ पे बर्न नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, उनको और साथ ही साथ उनको हैंड ओवर करना होता है लोकल बॉडी या अपॉइंटेड एजेंसी को। तो कुछ नई गाइडलाइंस आई हैं। बाकी सेफ्टी नॉर्म्स को एडहोर करना होता है कि फ्यूल स्टोर हो गया,
क्योंकि देखो एक्वाकल्चर के अंदर ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं। पानी का जो क्वालिटी है उसको भी मेंटेन करना अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाता है। बायोलॉजिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कुछ तरीके बताए गए हैं। फर्मेंटेशन हो गया, कंपोस्टिंग के माध्यम से आप यूज कर सकते हो, राइट। एंड इसी तरह से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स इन हाउस यहाँ पे बनाने चाहिए ताकि इस तरह से स्टैंडर्ड्स को मीट किया जा पाए। तो ये सारी यहाँ पे गाइडलाइंस इनके द्वारा दी गई हैं। बट कहीं ना कहीं इस गाइडलाइंस के अंदर कुछ चैलेंजेस भी हैं। रीजन बीइंग कि अगर आप नोटिस करोगे कि इंडिया में जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होता है वो मेजरली क्या होता है, अनऑर्गेनाइज तरीके से ट्रीट होता है। तो हम कैसे उसको ऑर्गेनाइज वे में ट्रीट कर सकते हैं, ये एक कंसर्न रहेगा। तो इन गाइडलाइंस को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना एंड रिसाइक्लेबल नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट को यहाँ पे रिसाइकल करना, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज आज के समय यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंटर्स जो आज हमें डिस्कस करने थे, इन्हीं के बेसिस के ऊपर कुछ मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जिनका मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताओगे कि आपके हिसाब से इनमें से कौन सा ठीक है एंड कौन सा गलत है। कल मैंने आपको जो होमवर्क दिया था उसका आंसर डिस्कस कर लेता हूँ। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आपका असम के अंदर नहीं, आपका बिहार के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। वुमेन बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट आपकी आईएमएफ के द्वारा नहीं, ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा दी गई है, तो सेकंड भी फॉल्स है। एंड इवन आपका थर्ड भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि शिप्रा रिवर आपकी उत्तराखंड स्टेट के अंदर नहीं, ये आपकी मध्य प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो आज का जो एमसीक्यू वाला होमवर्क था, एक तो मैंने बता दिया आपको उषा मेहता जी वाला होमवर्क है, एंड दूसरा आपको स्टेट की यहाँ पे डेफिनेशन पूछी गई है, यूपीएससी ने 2021 में पूछा था, तो इसका आंसर भी मुझे आप नीचे कमेंट से बताओगे। कल जो होमवर्क दिया था उसको डिस्कस कर लेते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिसका क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंदर लार्जेस्ट एरिया है। द आंसर इज नागार्जुना श्रीसाइलम यहाँ पे। ठीक है ना, तो अगर आप नोटिस करोगे नागार्जुना श्रीसाइलम की मैंने यहाँ पे आपको लोकेशन भी यहाँ पे मैप भी आपके लगा दिया है। तो तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश के अंदर 5 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। एंड इसका रिजर्व का जो बेसिन है उसको बाइसेक्ट कौन सी रिवर करती है, दैट इज आपका कृष्णा रिवर। दूसरा मैंने आपको होमवर्क दिया था बी सेल और टी सेल के बारे में। देखो जब मैं बात करता हूं ना लिम्फोसाइट्स की, तो आप जानते होंगे कि जब हम बात करते हैं बी सेल्स की, तो बी सेल क्या करता है, बी सेल दरअसल में एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं, ये एंटीबॉडीज आपके बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, उनसे कहीं ना कहीं फाइट करती हैं। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं टी सेल की बात करें, तो टी सेल क्या करते हैं, टी सेल दूसरे सेल्स को अटैक करते हैं जो कि कैंसरस सेल्स बन चुके होते हैं, उनको यहाँ पे मारने की कोशिश करते हैं। तो जो ये क्वेश्चन पूछा है 2022 के अंदर, इसका आंसर बहुत ही सिंपल है कि दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द डिजीज कॉज्ड बाय पैथोजेंस। वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आपको एक बेसिक आइडिया भी होता कि बी सेल और टी सेल का यूजेज कहाँ पे होता है, आप इस चीज को बड़े आराम से आंसर कर पाते कि हाँ लिम्फोसाइट के साथ हमने इसको कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है। तो कई बार इसे बेसिक रिकॉल भी अगर आपने किया होता है ना, तो अकॉर्डिंगली आप डब्ल्यूबीसी हो गया उनके साथ लिंकेज करते होते आप इस आंसर तक आराम से पहुंच सकते थे। दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली ऐसे जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो एंड अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।